Now we discuss Section 12, Subsection 4 of IGST Act 2017. This is relating to determination of place of supply in case of domestic transactions in services. This subsection is relating to restaurant services, personal grooming, fitness, beauty and health services. So in these services, the place of supply shall be the location where such services are actually performed. तो यहाँ पर हमें किन बातों का ध्यान में रखना है? लोकेशन ऑफ सप्लायर इंडिया में होनी चाहिए, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इंडिया में होनी चाहिए, प्लेस ऑफ सप्लाई कहीं पर भी हो सकती है। कौन सी सप्लाई की बात कर रहे हैं? रेस्टोरेंट सर्विस की, कैटरिंग सर्विस की, पर्सनल ग्रूमिंग सर्विस की, फिटनेस ब्यूटी पार्लर सर्विस की, हेल्थ सर्विस की, कॉस्मेटिक सर्जरी की, प्लास्टिक सर्जरी की। तो इन सब केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी वो लोकेशन जहां पर सर्विसेज एक्चुअल में परफॉर्म की गई हैं। तो जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जेड जो दिल्ली में रहता है पर वो नियर बाय नोएडा के जिम्नेजियम में जाता है एक्सरसाइज करने, तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई नोएडा माना जाएगा जहां पे सर्विसेज एक्चुअली में परफॉर्म की जा रही है। देन वी कम टू सेक्शन 12 सबसेक्शन 5, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज। तो in this case the place of supply of services in relation to training and performance appraisal shall be determined on the basis of two factors. First is whether recipient is registered person or not, and second is location of place where services are actually performed. तो इस केस में ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस में अगर सर्विसेज लेने वाला जिसको सर्विसेज दी जा रही हैं वो रिसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ सच पर्सन, दैट मीन्स लोकेशन ऑफ हिज रजिस्टर्ड एड्रेस। लेकिन अगर रिसिपिएंट जो है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है जिसको हम B2C सेल भी कहते हैं, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई होगा प्लेस वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड। तो B2B सप्लाई में लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड रिसिपिएंट लेना है और B2C सप्लाई में लोकेशन वेयर सर्विसेज आर परफॉर्म्ड वो माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। आगे चलते हैं सेक्शन 12 सब सेक्शन 6। 12(6) के अंदर सर्विसेज बताई गई हैं। सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू इवेंट्स और अम्यूजमेंट पार्क्स और अदर प्लेसेस। तो इस केस में तीन तरह की सर्विसेज के बारे में बताया गया है कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एडमिशन टू सर्टेन इवेंट्स, जैसे कि आप ट्रेड फेयर देखने जाते हैं, कोई बोटेनिकल गार्डन की तरह जाते हैं घूमने, या किसी भी एक प्ले को देखने जाते हैं, या फिर आप एक मूवी देखने जाते हैं, तो उन सब केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? बड़ा सिंपल है, प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा वो प्लेस जहां पर कि आप वो जगह जहां पर कि आप वो चीज करने गए हैं। आप ट्रेड फेयर जहाँ पे लोकेटेड है वो प्लेस माना जाएगा, मूवी सिनेमा थिएटर जहाँ पे लोकेटेड है वो माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो
अम्यूजमेंट पार्क से में अगर आप गए हैं तो अम्यूजमेंट पार्क की लोकेशन को माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। और इन्हीं सर्विसेज के रिलेशन में और कोई सर्विस वहाँ पे आपको दी जाती है जैसे कैटरिंग की या म्यूजिक की, तो उसके लिए भी प्लेस ऑफ सप्लाई उसी प्लेस की लोकेशन को माना जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। Then we come to section 12, subsection 7, place of supply in case of organization of events। अब organization of events का मतलब कि जहाँ पर जैसे कि अभी हमने कहा कि एक ट्रेड फेयर आप देखने जाते हैं, तो ट्रेड फेयर अगर आप देखने गए तो उसके लिए 12(6) में कहा गया कि जो आपका एडमिशन हुआ, जो आपने टिकट ली और पैसे दिए, वो जो इनकम हुई ऑर्गेनाइजर की, वो इनकम हो गई उसकी उस प्लेस पर जहाँ पे कि वो इवेंट हो रहा है। लेकिन वो इवेंट कोई सपोज करिए जगह किसी की है और इवेंट ऑर्गेनाइज कोई और कर रहा है, तो उस ऑर्गेनाइजर की जो इनकम है, ऑर्गेनाइजर जो सप्लाई दे रहा है, उस ऑर्गेनाइजर की इनकम के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा। तो वो डिपेंड करता है कि रिसिपिएंट, अब यहाँ बात है रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है या नहीं है। अब इसको ऐसे समझते हैं कि अब एक ट्रेड फेयर हो रहा है, ट्रेड फेयर की कमेटी ऑर्गेनाइज करती है और उसके लिए वो जहाँ पे भी ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइज करती है वो जगह सपोज करिए किसी थर्ड पर्सन की है, तो उस केस में जो थर्ड पर्सन है जिसने कहा ऑर्गेनाइजर को कि आप ये ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइज करिए, तो उस केस में जो वो पर्सन है जिसने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कहा कि आपको ये जिसको ये इवेंट करना है, वो हो गया रिसिपिएंट ऑफ सर्विस का सप्लायर कौन हुआ? ऑर्गेनाइजर ऑफ इवेंट। अब ऑर्गेनाइजर ऑफ इवेंट रिसिपिएंट ऑफ सर्विस से पेमेंट चार्ज करेगा, रिसीविंग लेगा, सप्लाई करिए तो उस केस में वो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा। तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई डिपेंड करेगा कि जो रिसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। अगर वो रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ही मानी जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर उस इवेंट के लिए रिसिपिएंट जो है वो अनरजिस्टर्ड है, अब अगर वो अनरजिस्टर्ड है रिसिपिएंट, तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि इवेंट कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ है, इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर। अगर वो इंडिया के अंदर इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है तो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, लोकेशन ऑफ प्लेस वेयर इवेंट इज हेल्ड। और अगर इवेंट इंडिया के बाहर ऑर्गेनाइज हुआ है तो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। तो इसमें कौन कौन सी इवेंट्स की बात हो रही है यहाँ पर और कौन कौन सी एक्टिविटीज की बात हो रही है। एक्टिविटी है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट, और इवेंट हो सकता है कल्चरल इवेंट, आर्टिस्टिक इवेंट, स्पोर्टिंग इवेंट, साइंटिफिक इवेंट, एजुकेशनल इवेंट, एंटरटेनमेंट इवेंट, या फिर कॉन्फ्रेंस, कोई फेयर, कोई एग्जीबिशन, कोई सेलिब्रेशन या कोई और सिमिलर इवेंट। तो इस केस में बड़ा सिंपल है, अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो रिसिपिएंट का एड्रेस जहाँ पर है वो लोकेशन मानी जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर वो अनरजिस्टर्ड है और इवेंट इंडिया में हुआ है तो जिस जगह पे हुआ है वो जगह मानी जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। और इवेंट अगर इंडिया के बाहर हुआ है तो उस केस में लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट मानी जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। इन सब सिचुएशंस में जो भी हम सेक्शन 12 में कर रहे हैं, एक चीज और याद रखनी है हमेशा कि लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट दोनों इंडिया में होनी चाहिए,
तभी हम सेक्शन 12 को यहाँ पर एप्लीकेबल करेंगे। अगर उनमें से एक भी चीज बाहर हो जाती है, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट या लोकेशन ऑफ सप्लायर, तो वो फिर सेक्शन 13 में फॉल करेगा और सेक्शन 13 में आपका डिफरेंट तरीके से प्लेस ऑफ सप्लाई निकाला जाएगा। वो आगे हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसमें एक एग्जांपल ये समझ लेते हैं। कंपनी हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन हैदराबाद duly registered under GST hires the service of X of Delhi for organizing promotional events for the company at all the metropolitan cities. The place of supply is Hyderabad as A is registered company. In case A is not registered, place of supply will be each place where the event is held. और अगर इस केस में अगर वो अनरजिस्टर्ड है और इवेंट इंडिया के बाहर होता है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। देन वी कम टू सेक्शन 12 सबसेक्शन 8। दिस इज रिलेटिंग टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेल्स। तो यहाँ पे भी 12(7) की तरह हमें देखना है कि जब आप एक सर्विस दे रहे हैं बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय मेल या फिर बाय एनी ट्रांसपोर्ट कैरियर और बाय कुरियर, तो इस केस में भी 12(7) की तरह हमें देखना है कि क्या रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, और अगर रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी location at which such goods are handed over for their transportation। मतलब जहां से मूवमेंट स्टार्ट हो रही है उस प्लेस को प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। इसी में एक नया प्रोविजो आया 29 जनवरी 2019 में। इसमें कहा गया where transportation of goods is to a place outside India, place of supply shall be the place of destination of such goods. Therefore, in case where location of supplier and recipient is in India and goods are transported to a place outside India, the place of supply of transportation service shall be the place of destination of such goods, that is outside India। तो इसमें इन्होंने एक मेजर शिफ्ट लिया कि जो पहले हो रहा था कि उस केस में लोकेशन ऑफ एक्चुअल प्लेस ऑफ सर्विस या लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट लेंगे, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स। तो ये यहाँ पर एक मेजर शिफ्ट किया है जो आपने ध्यान में रखना है। देन वी कम टू सेक्शन 12 सब सेक्शन 9 पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस जहाँ पर पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है एक प्लेस से दूसरे प्लेस की जगह पर, तो उस केस में फिर से हमें यही देखना है कि जो रिसिपिएंट है जो सर्विस ले रहा है वो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। अगर वो रजिस्टर्ड है रिसिपिएंट तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, जैसे कि पहले भी हम कर रहे थे। लेकिन अगर रिसिपिएंट जो है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है जीएसटी में, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई होगा पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन। प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी प्लेस वेयर पैसेंजर embarks on the conveyance for a continuous journey। मतलब जहां से वो पैसेंजर बैठा है गाड़ी में वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। इसी में दूसरी सर्विस प्रोवाइड की गई है, इश्यू ऑफ राइट टू पैसेज फॉर फ्यूचर यूज एट द पॉइंट ऑफ बोर्डिंग नॉट नोन एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ राइट। तो इस केस में अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट,
और अगर रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो उस केस में सप्लायर के पास उस रिसिपिएंट का एड्रेस होगा, तो लोकेशन ऑफ सच एड्रेस ऑफ सच अनरजिस्टर्ड पर्सन प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। लेकिन अगर उसका एड्रेस सप्लायर के पास नहीं है तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस। I hope this is clear. Then we come to section 12, subsection 10. Services supplied on board a conveyance. ये हमने पहले भी किया था एक जगह पर। सर्विसेज सप्लाइड ऑन बोर्ड अ कन्वेंस में मतलब जब आप एक प्लेन में या ट्रेन में बैठते हैं और आपको कोई सर्विसेज वहां पर दी जा रही है, तो उस केस में यहाँ पे सर्विसेज की बात हो रही है। जो हमने पहले किया था सेक्शन 10 में वो था सर्विसेज की जगह पे वहां पे था गुड्स सप्लाइड ऑन बोर्ड अ कन्वेंस, तो वहां पे गुड्स की बात थी और यहाँ पे सर्विसेज की बात हो रही है, ये डिफरेंस है। लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने का क्राइटेरिया सेम है। वहां पे भी यही था, जहाँ पे गुड्स बोर्ड किए जाते हैं कन्वेंस पे वो प्लेस लिया जाएगा, और यहाँ पे है इस केस में लोकेशन ऑफ फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वेंस फॉर द जर्नी। कि आपको सपोज करिए बस में या ट्रेन में मूवी दिखाई जाती है तो वो एक सर्विस होगी। अब वो चाहे ट्रेन के स्टार्ट होने के 1 घंटे बाद दिखाई जाती है, बस के स्टार्ट होने के 1 घंटे बाद दिखाई जाती है, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई वही रहेगी, वो फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर जहां से वो कन्वेंस जर्नी के लिए स्टार्ट की गई है। आई होप दिस इज क्लियर। इसके आगे करते हैं 12 सबसेक्शन 11 टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को यहाँ पर 3 कैटेगरी में बांटा गया है फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमिनिंग प्लेस ऑफ सप्लाई। ये 3 तरह की सर्विस है, टेलीफोन, डाटा ट्रांसफर, इंटरनेट केबल एंड डीटीएच डायरेक्ट टू होम सर्विसेज। इनको 1 बाय 1 समझते हैं। सर्विसेज, पहली टाइप ऑफ सर्विस है सर्विसेज बाय वे ऑफ फिक्स्ड टेलीफोन कम्युनिकेशन लाइन या लीज सर्किस या इंटरनेट लीज सर्किस, केबल और डिश एंटीना। मतलब जो केबल के जरिए आपको सर्विस दी जा रही है कम्युनिकेशन की, चाहे वो टेलीविजन हो चाहे वो इंटरनेट हो, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई होगा जहाँ पे वो कनेक्शन इंस्टॉल्ड है, जहाँ पे वो टेलीकम्युनिकेशन लाइन लगाई गई है, लीज सर्किट लगाई गई है, केबल कनेक्शन लगाई गई है, उस प्लेस को प्लेस ऑफ सप्लाई कहा जाएगा। दूसरी कैटेगरी ऑफ सर्विस हुआ पोस्ट पेड मोबाइल कनेक्शन एंड पोस्ट पेड इंटरनेट सर्विसेज। अब मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज, आपको मोबाइल का मतलब जो आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, तो मोबाइल के केस में भी 2 पार्ट में बांटा है, पोस्ट पेड और प्रीपेड। तो पोस्ट पेड में क्या होता है कि आपको एक बिल आता है और आप पेमेंट बाद में करते हैं। बिल के लिए आपका एड्रेस टेलीकम्युनिकेशन सर्विस के रिकॉर्ड में होता है, सप्लायर के रिकॉर्ड में होता है, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई होगा वो एड्रेस जहां पे आपका रजिस्टर्ड एड्रेस जो आपने दिया था वो कनेक्शन लेने के लिए। और तीसरे केस में जब आप प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन सर्विस लेते हैं, प्रीपेड सिम लेते हैं, तो उस केस में जो सप्लायर है वो ऐसे जो कनेक्शंस हैं वो थ्रू एक सेलिंग एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर के देता है, के थ्रू आपको प्रोवाइड करता है। तो उस केस में उस सेलिंग एजेंट या रीसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर का जो एड्रेस होगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। और देखा बाकी सब केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई होगा एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट। अगर एड्रेस सप्लायर के रिकॉर्ड में रजिस्टर है
रिकॉर्ड में अवेलेबल है। और अगर रिसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल नहीं है सप्लायर के रिकॉर्ड में, तो फिर लोकेशन ऑफ सप्लायर को ही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। और आगे लिखे पेमेंट इज मेड थ्रू नेट बैंकिंग और ई मोड, तो एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट को ही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, जो एड्रेस सप्लायर के रिकॉर्ड में एग्जिस्ट करता है। तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। देन वी कम टू सेक्शन 12 सबसेक्शन 13 बैंकिंग, फाइनेंशियल एंड स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज। अब बैंक आपको एक तरह से इंटरेस्ट देता है आपके डिपॉजिट्स के ऊपर, और अगर आपने लोन लिया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है। स्टॉक ब्रोकिंग आपके लिए शेयर्स की सेल परचेज करते हैं। तो इन सब केसेस में नेचुरल है जो कस्टमर है बैंक का या जो शेयर्स परचेज कर रहा है उसका एड्रेस, उसका रिकॉर्ड सप्लायर के पास होगा, सप्लायर मतलब बैंक के पास होगा या स्टॉक ब्रोकर के पास होगा। तो उन सब केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज, एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज एज पर द रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज। लेकिन अगर रिसिपिएंट का एड्रेस नहीं है सप्लायर के रिकॉर्ड पर, तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज। तो ये भी पिछले की तरह से ही है। देन वी कम टू सेक्शन 12 सबसेक्शन 13 इंश्योरेंस सर्विसेज। इंश्योरेंस सर्विसेज के लिए भी यही है कि अगर रिसिपिएंट का एड्रेस इंश्योरेंस कंपनी के पास है जो इंश्योरेंस सर्विस दे रहे हैं, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट मानी जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस किया है, यहाँ पे कह रहे हैं कि रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है जीएसटी में। अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो फिर हमें लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट लेनी है प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो उस केस में भी हमें लेनी है लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस और एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस एज पर द रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विसेज। नेचुरली इस केस में ऐसा नहीं हो सकता कि जो सर्विस ले रहा है उसका एड्रेस ना हो सप्लायर के पास। Then we come to section 12 subsection 14 advertising service provided to the government। advertising services provided to the government। गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टैट्यूटरी बॉडी, लोकल अथॉरिटीज। तो इस केस में अगर सर्विसेज एक ही स्टेट में दी गई है तो वो स्टेट जहाँ पे एडवर्टीजमेंट सर्विस दी गई है वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। लेकिन अगर एडवर्टीजमेंट सर्विस अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में दी गई हैं तो उस केस में वैल्यू के हिसाब से हर स्टेट के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। तो वैल्यू देखनी पड़ेगी कितने अमाउंट की सर्विस किस स्टेट में एडवर्टीजमेंट सर्विस प्रोवाइड की गई है। इसको ज़्यादा डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं है,